जय नारायण बच्चों। अब हम लोग पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड से शमशेर बहादुर जी द्वारा रचित कविता उषा के भावार्थ को समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले कवि का परिचय जान लेते हैं। नई कविता के समर्थकों में शमशेर बहादुर सिंह की एक अलग छवि है। इनका जन्म सन 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में हुई। इन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। चित्रकला में भी इनकी काफी रुचि थी। इन्होंने प्रसिद्ध चित्रकार उकील बंधुओं से चित्रकारी में प्रशिक्षण भी लिया था। 1977 ईस्वी में चुका भी हूं नहीं मैं काव्य संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। सन 1993 में अहमदाबाद में इनका देहांत हो गया। कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लेते हैं, जैसे चुका भी हूं नहीं मैं, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, प्लाट का मोर्चा इत्यादि। बच्चों, इनकी काव्यगत विशेषताओं को जानना बहुत जरूरी है। वैचारिक रूप से प्रगतिशील एवं शिल्पगत रूप से प्रयोगधर्मी कवि शमशेर को एक बिंबधर्मी कवि के रूप में जाना जाता है। इनकी बिंबधर्मिता शब्दों में माध्यम से रंग, रेखा एवं सूची की अद्भुत कशीदाकारी का मादा रखती है। इन्होंने अपनी कविताओं में समाज की यथार्थ स्थिति का भी चित्रण किया है। ये समाज में व्याप्त गरीबी का भी चित्रण करते रहे हैं। कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है। प्रकृति के नजदीक रहने के कारण इनके प्राकृतिक चित्र अत्यंत जीवित लगते हैं। उषा कविता में प्रातःकालीन वातावरण का सजीव चित्रण है। शमशेर बहादुर सिंह जी की जो बोली है वो साहित्यिक खड़ी बोली है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया है। बच्चों, अब पाठ की रूपरेखा को जान लेते हैं। हिंदी साहित्य के प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद से जुड़े नई कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह सूर्योदय के पूर्व पल पल होते परिवर्तनों के केवल मूक दृष्टा नहीं है, बल्कि भोर की आसमानी गति को धरती की जीवन भरी हलचल से जोड़ने वाले सृष्टा भी हैं। कविता में प्रातःकालीन आकाश में होने वाले सूर्योदय का गतिशील चित्रण हुआ है। कवि आकाश में हो रहे परिवर्तनों को ग्रामीण उपमानों के जरिए प्रस्तुत करता हुआ एक ऐसे गतिशील शब्द चित्र को उपस्थित करता है जो नैसर्गिक प्रकृति की सुबह से जुड़ा हुआ है। गांव की सुबह में राख से लिपा हुआ चौका, काली सिल, स्लेट पर खड़िया से लिखते नन्हे बालकों के हाथ, युवती और प्रकृति का सम्मोहक वातावरण सभी कुछ मौजूद है। बच्चों, अब कविता का सारांश जान लेते हैं। उषा कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सूर्योदय से ठीक पहले के पल पल परिवर्तित होने वाली प्रकृति का शब्द
अद्भुत चित्र उकेरा है। कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। कवि भोर की आसमानी गति की धरती के हलचल भरे जीवन से तुलना कर रहा है, इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहां सिल है, राख से लीपा हुआ चौका है और स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ हैं। कवि ने नए बिंब, नए उपमान, नए प्रतीकों का प्रयोग किया है। कवि कहता है कि सूर्योदय से पहले आकाश का रंग गहरे नीले रंग का होता है तथा वह सफेद शंख सा दिखाई देता है। आकाश का रंग ऐसा लगता है मानो किसी गृहिणी ने राख से चौका लेप दिया हो। सूर्य के ऊपर उठने पर लाली फैलती है तो ऐसा लगता है जैसे काली सिल को किसी ने धो दिया हो या उस पर लाल खड़िया मिट्टी मल दिया हो। नीले आकाश में सूर्य ऐसा लगता है मानो नीले जल में गोरी युवती का शरीर झिलमिला रहा है। सूर्योदय होते ही उषा का यह जादुई प्रभाव समाप्त हो जाता है। बच्चों, अब उषा कविता के भावार्थ को समझते हैं। पहले काव्यांश की पंक्तियां इस प्रकार से हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। भोर अर्थात सवेरे से ठीक पहले का वातावरण, नभ यानी आकाश, आसमान, चौका यानी रसोई बनाने के स्थान जहां पर खाना पकता है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कवि यहाँ पर सूर्योदय से पहले के वातावरण का बहुत सुंदर चित्रण करते हुए कहते हैं कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो। दूसरे शब्दों में, इस समय आसमान शंख के समान गहरा नीला लगता है। वह पवित्र दिखाई देता है। वातावरण में नमी प्रतीत होती है। सुबह सुबह आकाश ऐसा लगता है मानो राख से लिपा हुआ कोई चौका है। यह चौका नमी के कारण गीला लगता है। जब चूल्हे को लिपाई होती है उसकी, जब उसको सफाई करते समय गीले कपड़े से पोंछा जाता है तो उसमें एक नमी बनी रहती है। और ऐसी ही कल्पना उन्होंने भोर के आसमान की है। बच्चों, अब दूसरे काव्यांश के भावार्थ को समझते हैं। इसकी पंक्तियां इस प्रकार से हैं। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर, या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। सिल, सिल का अर्थ होता है मसाला पीसने के लिए बनाया गया एक पत्थर, आपने देखा भी होगा। केसर, विशेष प्रकार के फूल का एक सुगंधित पदार्थ होता है। केसरिया रंग उसमें रहता है। मल देना यानी लगा देना। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर, या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि प्रातःकालीन आसमान ऐसा लगता है कि सूर्य क्षितिज से ऊपर उठता है तो हल्की लालिमा की रोशनी फैल जाती है। ऐसा लगता है कि काले रंग की सिल को लाल केसर से धो दिया गया हो।
अंधेरा काली सिल तथा सूरज की लाली केसर के समान लगती है। बच्चों, यहाँ बिंब का प्रयोग हुआ है। जो उन्होंने सिल के रंग की कल्पना की है वो काले रंग की है और केसर लाल रंग की होती है। और यहाँ पर काले सिल की बात की है उन्होंने अंधेरे के लिए, और लालिमा जिसकी केसर की बात की है वो सूरज के लिए की है। इस समय आकाश ऐसा लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मिट्टी मल दिया हो। अंधेरा काली स्लेट के समान व सुबह की लालिमा लाल खड़िया चाक के समान लगती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कवि आकाश में उषा के आगमन के कई बिंब बनाता हुआ बताता है कि उषा काल में ऐसा लग रहा है मानो आकाश रूपी काली सिल थोड़े से लाल केसर से धुल गई हो। वस्तुतः यह सूर्योदय के पूर्व आकाश में फैलती हल्की लालिमा युक्त आभा का बिंब है, या किसी बालक ने काली स्लेट पर थोड़ी लाल खड़िया या चाक मल दी है। बच्चों, आप तीसरे एवं अंतिम काव्यांश के भावार्थ को समझते हैं। इसकी पंक्तियां इस प्रकार से हैं। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। गौर यानी गोरी, गोरा रंग। झिलमिल यानी मचलती हुई, देह, शरीर। जादू यानी आकर्षण, सौंदर्य। उषा यानी प्रातःकाल। सूर्योदय यानी सूर्य का उदय होना। नील जल में था या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। कवि ने भोर के पल पल बदलते दृश्य का सुंदर वर्णन किया है। वो कहता है कि सूर्योदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है। सूर्य की सफेद आभा दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी गोरी सुंदरी की देह हिल रही हो। धीमी हवा व नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब हिलता सा प्रतीत होता है। कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा का पल पल बदलता सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि उषा का जादुई प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कवि उषा के इस समय के चित्र को एक अन्य बिंब या उपमान को प्रस्तुत करते हुए कहता है कि उषा काल में सूर्योदय के समय ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आकाश रूपी नीले जल में किसी युवती की गोरी देह झिलमिलाती हुई दिखाई दे रही हो। इस वर्णन के पश्चात संभावनाओं से बाहर निकलता हुआ कवि उषा के इस जादुई परिदृश्य के सम्मोहन के टूटने की बात करता है और बताता है कि इन सजीव प्राकृतिक दृश्यों के परिवर्तित होने के पश्चात प्रकृति परिवेश में अब सूर्योदय हो रहा है।